हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल बायो एग्जाम एंड रिसर्च सपोर्ट बाय डॉक्टर अर्चना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज और कमेंट्स आ रहे थे कि मैम बहुत डर लग रहा है, बहुत पैनिक सिचुएशन है, एग्जाम इतना नजदीक है और कैसे प्रिपेयर करें ये समझ नहीं आ रहा। तो देखो, मैं यही कहूंगी कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है, इस वीडियो में एक तरह से इसको एक मास्टर क्लास समझो, और मैंने इसमें सब कुछ कंपाइल कर दिया है। एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी तुम्हारी क्वेरीज थी अब तक, वो सारा कुछ कंपाइल किया है। साथ ही एग्जाम का पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक सॉल्व पेपर जो है उसको कंप्लीट कंपाइल करके यहाँ पे दे दिया है आपके लिए। और इसको करने का मेरा पर्पस यही है कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अपना बेस्ट से बेस्ट दो और परफॉर्म करो और क्वालिफाई करो एग्जाम को। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो देखो, अब TFRI टीए जो है, इसका पहले डेट अलग था, लेकिन अब इसका जो न्यू एग्जाम डेट है वो परहैप्स 15 सितंबर 2025 है। तो इस हिसाब से आपके पास कितने टाइम है? टोटल 6 डेज का टोटल टाइम है फॉर रिविजन। तो 9th 10th 11th 12th 13th 14th इतना आपके पास टाइम है आज को मिला के। तो देखो, कुछ स्टूडेंट्स तो काफी दिनों से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने काफी प्रिपेयर भी किया है। मैंने एक पोल भी किया था, तो उसमें पता चला कि कुछ स्टूडेंट काफी कॉन्फिडेंट हैं और उनकी प्रिपरेशन अच्छी है। लेकिन जिनकी अच्छी नहीं भी है ना, उनके लिए भी मैं कुछ स्ट्रेटजीज लाई हूँ, जिसको देख के और जिसको फॉलो करके वो अपना बेस्ट जरूर दे सकते हैं। तो देखो, किसी भी एग्जाम को से रिलेटेड क्या चीजें होती है? एक तो ये है कि आप अपीयर हो रहे हो इस एग्जाम में, उससे रिलेटेड कुछ बातें होंगी, और दूसरा है कि उस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करें, उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हमारे मन में होती हैं। तो देखो, अब एग्जाम के लिए जो आप अपीयर हो रहे हो, तो आपने फॉर्म भर दिया है, आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत पैनिक कर रहे थे कि एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, एडमिट कार्ड कैसे होगा। देखो, अगर ठीक है, आपको इस एग्जाम से रिलेटेड चीजों की टेंशन तो होगी, क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना आप एग्जाम हॉल में नहीं जाओगे, लेकिन उसकी क्वेरीज आप डाल दो अपने फ्रेंड्स से या कहीं से भी। लेकिन आप जो है ना, उस दिन को अपने बर्बाद मत करना, उस क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो है ही। तो उस दिन का आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि चलो ठीक है, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, कोई और इश्यू है, बट आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। अब एग्जाम सेंटर वगैरह भी आप लोग को अलॉट हो चुका है, तो अपनी आईडी प्रूफ, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में रख लो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। तो देखो, सेकेंड एस्पेक्ट जो है कि क्वालिफाई, जो हम लोग एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, हमें सबसे पहले उसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंपटीशन लेवल क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस कैसा होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे फास्ट रिवीजन करें, और किसी अच्छे मेंटोर का हमें सपोर्ट मिले। तो ये सारा कुछ जो है ना, आज ये कवर होगा इस वीडियो में, प्लस एक कंप्लीट पेपर सॉल्व करके आपको प्रीवियस ईयर का मिलेगा। तो देखो, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है आपके लिए, मैंने लिखा है टाइटल में, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। जब मैं नोटिफिकेशंस वगैरह देख रही थी TFRI के वेबसाइट पे जाके, तो मुझे ये मिला कि ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए भोपाल और जबलपुर में है एग्जाम सेंटर, ड्राइवर के लिए जबलपुर में है, टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए भी 10 डिफरेंट सिटीज हैं। पर यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि सूचित किया जाता है कि प्रशासनिक कारणों से आवेदकों की संख्या में अत्यधिक कमी के कारण, मतलब इट इज फर्दर इन्फॉर्म दैट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस एंड सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो जो भी चीजें हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखो कि कम स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, मतलब बाकी के ईयर से इस साल जो है ना, वो कम स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं। तो आपका जो है ना, फेयर चांस है। अब देखो, मैंने एक एनालिसिस ये मैं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं कि पता नहीं कि कितने स्टूडेंट अपीयर होंगे, कैसा एग्जाम होगा, मेरा होगा या नहीं। तो देखो, मैं एक एनालिसिस करके बता रही हूँ आपको, उन्हीं के वेबसाइट से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली है। तो जैसे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1634 स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, एप्लीकेंट्स अपीयर हो रहे हैं। तो देखो, अब टोटल 10 सीट्स है, तो क्या है, वन सीट पे 163 स्टूडेंट्स कंपेयर कर रहे हैं। तो रियल कंपटीशन क्या होता है? रियल कंपटीशन बस 20 से 30% ही सीरियस होते हैं। बहुत लोगों ने तो ऐसे ही फॉर्म भर दिया होता है। उसमें से भी जो फोकस्ड है काफी, जिनकी प्रिपरेशन भी सही चल रही है, वो 100 to 150 होते हैं।
तो इस तरह से ना आपका इतना कंपटीशन नहीं है जितना आप सोच रहे हो। और दूसरी बात की क्वालिटी, अगर आप स्टडी करते हो ना, आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, पीवाईक्यूज करते हो, तो आपका जो चांस है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो तो आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि डरने से क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, इसीलिए डरना तो बिल्कुल बंद कर दो। तो अब क्या है कि ये मैंने आपको एक एनालिसिस करके इसलिए बताया है ताकि आपको ऐसा ना लगे। बहुत सारे जैसे एग्जाम्स होते हैं उसमें लाखों लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। और ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम भी नहीं है, इसमें जो है वो क्वेश्चन लेवल भी बहुत ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने सिलेबस को कवर कर लिया तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसका जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो 50% के आसपास होता है, डिपेंडिंग ऑन द लाइक कितना क्वेश्चन टफ है किस ईयर, वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक लिखा हुआ है कि उनको बुलाया जाएगा जो कट ऑफ को क्रॉस कर जाते हैं, विच इज 50% फॉर अनरिजर्व्ड। तो इस तरीके से आपका वो टारगेट, अगर देखो नेगेटिव मार्किंग भी है तो स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप जो है वो कट ऑफ के आसपास, अगर बहुत खराब प्रिपरेशन भी है, एवरेज प्रिपरेशन भी है, तो आपको कट ऑफ तो लाना ही लाना है। और अगर बहुत अच्छा है तो आप 100 में 100 लाओ, नो प्रॉब्लम, मतलब दैट इज गुड। अब देखो सपोर्ट ऑफ मेंटोर, तो अब आपके पास देखो, मेरे पास आई थिंक 300 टू 400 स्टूडेंट्स होंगे जो टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईसीएफआरई की। इनफैक्ट पहले तो मैं कुछ और ही पढ़ा रही थी, सीएसआईआर डीबीटी का, लेकिन जब कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए कि नहीं मैम आप मुझे हमें हेल्प कीजिए, तो मैंने सोचा कि इनको हेल्प करना चाहिए। और साथ ही क्योंकि यूट्यूब पे भी कंटेंट इतना ज्यादा नहीं है, बस लोग नोटिफिकेशन बता देते हैं और कोई भी इतना करवा नहीं रहा है क्वेश्चन पे वगैरह सॉल्व करके, तो मैंने सोचा इन बच्चों की हेल्प जरूर करनी चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया ना, मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो आप मेरे चैनल पे जाके जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं उसको देख लो। उसके अलावा आप मेरे कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, मैंने पॉल्स किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। और उसके बाद मैंने हर स्टूडेंट को खुद से रिप्लाई किया है, जितना भी मुझे लाइक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश की है। उसके अलावा मुझे एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था कि मैम आप नोट्स वगैरह हमें दीजिए कहीं पे कंपाइल करके, तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने एक ब्लॉग बना लिया। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी पता है, लेकिन जो नए हैं वो मेरे ब्लॉग पे आप जब जाओगे ना तो आपको सैंपल क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। तो जैसे कि अभी तक मैंने ये सारे सैंपल पेपर एक मैंने डाला है, फिर जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन डाला है विद आंसर। उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर रिवीजन के लिए एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा नोट्स बनाया है। फॉरेस्ट्री के लिए भी मैंने नोट्स वगैरह दिया है। तो इस तरह से आप रिवाइज कर सकते हो वहां से। तो ये सपोर्ट भी जो है ना 300-400 स्टूडेंट के पास ही है, बाकी लोगों को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो मैं ये गारंटी नहीं दे रही कि आई एम द बेस्ट और मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा, मैं मतलब गारंटी दे दूं कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह मैं बता रही हूँ, उसको अगर आप देखते हो तो आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो टॉपिक्स को, और आपके प्रिपरेशन को ये बूस्ट तो जरूर देगा, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे है। अब देखो, अब ये टॉपिक के जो है ये मुझे बात करना, इसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझ रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना वो फियर, एक स्टेट ऑफ फियर में है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनको बहुत फियर ऑफ फेलियर हो रहा है कि पता नहीं एग्जाम में होगा या नहीं होगा। देखो अगर तुम्हारा हो जाएगा वेल एंड गुड, तुम ज्वाइन कर लोगे। अगर तुम्हारा नहीं होता है एग्जाम में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो फिर कोई नई वैकेंसी आएगी, या फिर बहुत सारे इससे रिलेटेड एग्जाम है जो मैंने अपने चैनल पे बताया भी है कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उसमें तुम अपियर हो सकते हो। और जो प्रिपरेशन तुमने किया है इस एग्जाम के लिए, ऐसा तो नहीं है कि वो वेस्ट जाएगा, वो उसमें भी यूज होगा। तो इसीलिए डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग जो जो बीएससी लेवल के स्टूडेंट हैं उन लोग के पास तो काफी टाइम है, वो कुछ भी प्लान कर सकते हैं अपने लाइफ को, हो सकता है इससे भी बेस्ट कुछ और कर ले। तो डर बिल्कुल निकाल दो। अब आ जाते हैं कि किसी भी एग्जाम का की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसका ब्लूप्रिंट क्या है। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में जो है ना, उस क्वेश्चंस का ब्लूप्रिंट जो है वो है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप जो भी पढ़ रहे हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी पढ़ लिया ना, तो फिर समझ लो कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्लस क्या होता है कि कई बार जो है ना क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, और आपको ये भी पता चलता है कि किस
एरिया से क्या पूछा गया है। तो जब मैंने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे, वैसे तो आईसीएफआरई के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जो एचएफआरआई है और आईएफजीटीबी है उसके पेपर्स अवेलेबल हैं। तो ये एचएफआरआई का पेपर है जो आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, और साथ ही ये भी जो आईएफजीटीबी का भी पेपर है जो आप कर सकते हो डाउनलोड। तो देखो क्या होता है कि इसमें एक बात है कि जो पैटर्न है टीएफआरआई का वो एचएफआरआई से सिमिलर है, क्योंकि इसमें रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में क्या है ना, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी और फॉरेस्ट्री, इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईएफ जीटीबी का, तो उसमें क्या है, उसमें जैसे कि रिलेवेंट सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर वालों को एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, फॉरेस्ट्री वालों को फॉरेस्ट्री पूछा जाएगा, इस तरह से है। तो क्या होता है, अब इसमें क्या है कि इसका क्वेश्चन लेवल भी थोड़ा सा, अब ये रिसेंट है तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। दो ये ऐसा है कि एग्रीकल्चर के लिए या फिर फॉरेस्ट्री के लिए मतलब उसी पे फोकस्ड है, बट अगर आप उस क्वेश्चन को रिवाइज करते हो तो आपके प्रिपरेशन में जरूर हेल्प मिलेगा। अब एचएफआरआई के साथ क्या है कि ये पैटर्न तो हमारा सिमिलर है, लेकिन ये पेपर कुछ थोड़ा पुराना है, तो हो सकता है कि लाइक एवरी ईयर जो है ना थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, तो थोड़ा इससे डिफर भी कर सकता है। तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगा कि आप पूरा रिवाइज करके जाओ, एचएफआरआई का पेपर रिवाइज करके जाओ, और साथ ही आप आईएफजीटीबी का भी रिवाइज करके जाओ। तो मैं इसके 4 पेपर करवाऊंगी, और ये एचएफआरआई का जो पेपर है उसको पूरा कंपाइल करके जो भी मिसिंग क्वेश्चंस थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, तो आप जो है उसको रिवाइज कर लो। अब देखो, अब आज का जो वीडियो होने वाला है वो है एचएफआरआई के पेपर के ऊपर। तो उसको मैंने एनालाइज किया, तो मैंने देखा कि रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में जो एग्रीकल्चर है, अब एग्रीकल्चर जो है उसमें क्या क्या पूछा है उन्होंने, तो मेजर फूड क्रॉप्स कौन से हैं, फिर किसी क्रॉप का ओरिजिन कहाँ पे है, सेंटर ऑफ ओरिजिन सबका आपको पता होना चाहिए। फार्मिंग सिस्टम्स के बारे में पूछा गया है कि शिफ्टिंग या जूम कल्टीवेशन क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर भी पूछा गया है, मतलब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का जो मिक्स रहता है। सॉइल साइंस में ह्यूमिफिकेशन के ऊपर पूछा गया है, एनिमल हस्बेंड्री में लैक्टेशन पीरियड के बारे में पूछा गया है, प्राइमरी रिसोर्सेज के बारे में पूछा गया है। वहीं अगर आप फॉरेस्ट्री पे आ जाओगे तो इसमें क्या है ना कि कैसे हम लोग लाइक फॉरेस्ट में मेजरमेंट्स करते हैं, वुड साइंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड्स क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, टेंशन वुड क्या है, सैप वुड क्या है, इस तरह से। फॉरेस्ट इकोलॉजी के जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो पूछा गया है, एक्टोमाइकोरेजा राइजा के बारे में पूछा गया है। उसके बाद जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस है ना, उसके बारे में कोई ऐसा टर्म पूछा गया, जैसे कि रेड डेटा बुक क्या है, आईसीएफआरई ऑटोनॉमी के बारे में पूछा गया है, इस तरह से। अब क्या है कि नेशनल पार्क जो है वो उसके बारे में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है कि आपका बॉटनी जो है, बॉटनी में प्लांट रिप्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आए, पॉलिनेशन, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस देख लो, एंडोस्पर्म का क्या रोल होता है, मियोसिस माइटोसिस के बारे में पढ़ लो। प्लांट फिजियोलॉजी जो है उसमें आपको होम्योस्टैसिस के बारे में पूछा गया है, फंजाई की में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है वो बताया गया है। फिर कुछ जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस आए हैं। अब जूलॉजी में देख लो तो इसमें क्या है कि इसमें एनिमल फिजियोलॉजी के बारे से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन फेज के बारे में, उसके बाद इंपॉर्टेंट मिनरल का क्या रोल होता है, हार्ट को कैसे कंट्रोल करता है, उसके बाद जो है मेटाबॉलिज्म के ऊपर आया है क्वेश्चन। फिर वर्टेब्रेट के जो सिस्टम्स है, नर्वस सिस्टम, उस पे भी क्वेश्चंस आए हैं। आर्थ्रोपॉड्स और इंसेक्ट्स के जो फीचर्स हैं उस पे क्वेश्चंस आए हैं, और किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। देन सिल्क के बारे में बहुत सारे जगह मैंने देखा कि रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद है थेरीज एंड इकोलॉजी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया था। फिर कंजर्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम लोग एचएफआरआई को कंटिन्यू करते हैं, और नेक्स्ट 3 वीडियोस में हम लोग आईएफजी टीवी को करेंगे। ओके।
of age of woody plant by counting annual ring is called as। तो देखो इसको स्मार्टली सॉल्व करो। डेंड्रो का मतलब होता है ट्री और क्रोनो का मतलब होता है टाइम, और डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो गया टू कैलकुलेट ट्री टाइम। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द साइंस ऑफ एस्टिमेटिंग। इस साइंस में क्या किया जाता है कि ये एस्टिमेट किया जाता है, ये ऐसी टेक्निक है जिससे कि द एज ऑफ ए वुडी प्लांट और ट्री बाय काउंटिंग इट्स एनुअल ग्रोथ रिंग, मतलब एनुअल ग्रोथ रिंग को काउंट कर लिया और उससे उसका एज पता कर लिया। तो यहाँ पे मैंने सब जगह मैंने क्वेश्चंस हिंदी में भी डाल दिए हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की मुझे क्वेरी आ रही थी कि मैम आप हिंदी में क्वेश्चंस डाल दीजिए, तो मैंने हिंदी में डाल दिया है, आप उसको साथ के साथ आप देख सकते हो। क्वेश्चन है बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, और इसका आंसर है कर्नाटका। सो इट इज इन कर्नाटका एंड पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नोन फॉर इट्स टाइगर पॉपुलेशन एंड इट वाज इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। आप लोग क्या कर सकते हो कि अब ये क्वेश्चन आपको पता चल गया, अब क्या है कि इससे कुछ इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप क्या करो, एक टेबल प्रिपेयर कर लो डिफरेंट नेशनल पार्क्स के और डिफरेंट स्टेट्स के। उसके बाद आप उसमें हाईलाइट कर लो प्रोजेक्ट टाइगर पार्क्स, एंड आप इस तरह से आप स्टडी करो ताकि आपकी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाओ इजीली। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंशन वुड इज फाउंड इन। देखो टेंशन वुड इज फाउंड इन, तो कोनिफर्स है, एंजियोस्पर्म्स है, फर्न्स है, ब्रायोफाइट्स है, तो आंसर होगा एंजियोस्पर्म। और जो टेंशन वुड है इज फॉर्म इन एंजियोस्पर्म हार्डवुड ट्रीज ऑन द अपर साइड ऑफ लीनिंग स्टेम्स टू पुल देम अप राइट, और इन कोनिफर्स द लोअर साइड फॉर्म्स कंप्रेशन वुड। आप लोग क्या कर सकते हो कि एंजियोस्पर्म टेंशन वुड अपर साइड, कोनिफर्स कंप्रेशन वुड लोअर साइड। सो रिवाइज दिस अंडर प्लांट सपोर्ट एंड मूवमेंट टॉपिक। तो आपको पता चल गया कि टेंशन वुड क्या है, कहाँ किस में फॉर्म होता है, एंजियोस्पर्म में ऑन द अपर साइड ऑफ द लीनिंग स्टेम टू पुल देम अपराइट, और कोनिफर्स में क्या होता है, ये लोअर साइड में फॉर्म्स कंप्रेशन वुड फॉर्म करता है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट जो है ना वो ऐसे टर्मिनोलॉजी पता चल गया। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जिसको ये पता होगा इजीली इसको सॉल्व कर सकता है, कोई इसमें CSIR की तरह बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है आपको। अब क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लाइमैक्स यूनिट। तो इसमें बता रहा है एसोसिएशन, कंसोसिएशन, डिफरेंशिएशन एंड फेसिएशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि इन प्लांट कम्युनिटी इकोलॉजी climax units refers to stable plant associations like association, consociation, fasciation. Differentiation is not a climax unit, it is a biological term। तो आप क्या कर सकते हो कि एक लिस्ट ऑफ क्लाइमेक्स यूनिट्स वर्सेस नॉन क्लाइमेक्स टर्म्स जो है आप बना लो, और इस तरह से आप उसका एक सक्सेशन स्टेजेस और उसका डेफिनेशन वगैरह भी आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आ रहा है मेगास्पोरोफिल इज द टर्म यूज्ड इन जिम्नोस्पर्म्स टू डिनोट। तो क्या होगा, मेगा स्पोरोफिल क्या क्या हो जाएगा इसमें, इसमें कार्पेल, स्टामेन, लीव्स, फीमेल कोन बताया है। तो इन जिम्नोस्पर्म्स मेगा स्पोरोफिल्स आर मॉडिफाइड लीव्स that bear ovules and form the female cones, and in angiosperm ovules are found inside carpels। तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया। अब क्या कर सकते हैं, एक ऐसे छोटा सा डायग्राम बना लो, जिम्नोस्पर्म मेगा स्पोरोफिल फीमेल कोन, और एंजियोस्पर्म कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस तरह से आप उसको लेबल करके एक डायग्राम से आप डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो एक फ्लो चार्ट बना के आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो रिलेटेड है उसको सॉल्व कर सकते हो। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस अकर्स थ्रू। तो इसका आंसर क्या है, आप सारे इसमें ऑप्शंस देख लो, इसका ऑप्शन है बी। और राइजोपस reproduces sexually by gametangial copulation where two gametangia directly fuse to form a zygospore, a part of zygomycetes लाइफ साइकिल। अब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, एक डायग्राम बना लो शोइंग जाइगोस्पोरेंजियम फॉर्मेशन, राइट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई विथ एग्जांपल, और आप इस तरह की जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी इससे सॉल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा बायोटेक का है। फर्स्ट डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम डिस्कवर्ड इज, तो इसको आप याद कर लो, ये इसका आंसर होगा यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। और क्या होता है कि यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए रिपेयर एंजाइम एंड इट रिमूव्स यूरासिल which arises due to cytosine deamination from DNA strands during base excision repair। आप क्या कर सकते हो कि आप फर्स्ट डीएनए रिपेयर एंजाइम कर लो, उसके आगे लिख लो यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, आप फ्लो चार्ट बना लो इसी टाइप के सिमिलर टॉपिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योस्टैसिस इज, तो आपको मैं पहले बता दूं कि क्या होता है। होम्योस्टैसिस जो है इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल स्टेबिलिटी, एग्जांपल टेम्परेचर, पीएच, ग्लूकोज, डिस्पाइट एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस। तो आप इसको जब ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेसिस्ट चेंज, इसका आंसर होगा। तो ये क्या करता है कि मेंटेन करता है इंटरनल टेम्परेचर, जैसे हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, वो जो इंटरनल बैलेंस होता है टेम्परेचर का, वो होम्योस्टेसिस उसको बोलते हैं। एंड आप जो है वो होम्योस्टेसिस को आप बोल सकते हो कि इट इज इंटरनल बैलेंस। आप इसका एग्जांपल्स में बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड शुगर लेवल रेगुलेशन है। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कि विच एक्सपोज्ड वुड विल डिके फास्टर, सैप वुड, सॉफ्ट वुड, फाइबर रिच वुड, हार्ड वुड। तो इसका होगा सैप वुड इज द लिविंग आउटर पार्ट ऑफ ए ट्री, rich in moisture and nutrients and ideal for fungal bacterial decay. Heartwood is more resistant due to deposits of antimicrobial substances। अब आपको सैपवुड के बारे में पता चल गया, हार्टवुड के बारे में पता चल गया, इसका आंसर है सैपवुड। और ये क्या है ना, एक्सपोज्ड वुड है और ये जल्दी डिके होता है क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। नाउ आप जो है डिफरेंट पार्ट जैसे कि बार्क, सैपवुड, हार्टवुड, कैम्बियम, ये सबको ना लेबल कर लो। सैपवुड मतलब जो प्रोन टू डिके है, जो डिके इजिली हो जाता है। उसके बाद है द एक्टोमाइकोराइजा फॉर्म्स एन इंटरसेलुलर नेटवर्क ऑफ हाइफी, उसको क्या बोलते हैं, हॉस्टोरिया, बस्क्यूल्स, हार्टिग नेट और वेसाइकल्स। तो इसका होगा एक्टोमाइकोरिजा फॉर्म से हार्टिग नेट, ठीक है, एंड इंटरसेल्युलर हाइफल नेटवर्क दैट फैसिलिटेट्स न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। ठीक है, तो ये आपको कुछ कुछ टर्म्स है, बस देखो डायरेक्टली टर्म से पूछा गया है, ऐसा कुछ नहीं, जिसको ये पता है कि इस टर्म का ये मीनिंग है वो इजिली इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, और एंडोमाइकोराइजा में क्या है, अर्बस्क्यूल एंड वेसाइकिल होता है, एक्टोमाइकोराइजा में हार्टिग नेट होता है। तो बच्चों बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, आप जो दो अलग वीडियो हैं उनको आप जाके देख लो और चैनल पे ICFRE प्लेलिस्ट में जाकर। और अभी इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मेजर फूड क्रॉप्स जो है वर्ल्ड के, वो किस फैमिली से हैं। तो इसमें जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेग्यूमिनेसी, सोलेनासी, क्रूसीफेरी, ग्रामिनी। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, इसका आंसर है ग्रामिनी यानी पोएसी फैमिली। तो इसमें क्या, जो आप जो मेजर सीरियल खाते हो ना, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज वगैरह, वो इसमें ही आते हैं। और इससे रिलेटेड क्या और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगी कि ये मोनोकॉट होते हैं और इनके लीव्स जो है वो नैरो होते हैं, इनका वेनेशन जो है वो पैरेलल होता है। तो आप क्या करो कि आप एक टेबल बना लो जिसमें इंपॉर्टेंट प्लांट फैमिलीज और उनके एग्जाम्पल्स हों, जैसे कि पोएसी सीरियल्स का हो गया, लेग्यूमिनेसी में पल्सेस हो गए, सोलेनासी में पोटैटो टोमेटो हो गया। तो आप शॉर्ट नोट के फॉर्म में प्लांट फैमिली चार्ट बनाकर रिवाइज करो। देखो एक पेज रहेगा, रिवाइज इजिली फटाफट से होगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथियोपिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, चार ऑप्शंस हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, यस, कॉफी, स्पेशली कॉफी या अरेबिका, जिसका ओरिजिन इथियोपिया में हुआ है। एंड यहां से ही कॉफी का कमर्शियल कल्टीवेशन शुरू हुआ था। आपको क्या करना है, क्रॉप ओरिजिन्स का एक मैप या लिस्ट बना लो। कॉफी इथियोपिया, मेज मैक्सिको, राइस
चाइना, इंडिया, जो भी है आप ऐसा एक लिस्ट बना लो। तो इस टॉपिक से ना इस तरह के क्वेश्चंस जो यूपीएससी और आईसीआर एग्जाम में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो पढ़ने का यही सही तरीका है। क्वेश्चन से जब पीवाईक्यू से आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो, पहले तो क्वेश्चन का टाइप देखो कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कि जैसे ये ओरिजिन के बारे में है या कुछ और एग्जाम्पल के बारे में है, उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है ना वो एक छोटे से शॉर्ट नोट्स में आप बना लो और फिर उसको रिवाइज करो। जितने देर में कोई 2 घंटे में पढ़ेगा ना, आप इजिली उसको 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हो अगर आपने इस तरह का शॉर्ट नोट्स बना लिया। बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड्स, एंड आई नो कि आप सबको पता है ये मेथेन होगा। और क्या होता है कि वाटर लॉग्ड राइस फील्ड्स में एनारोबिक कंडीशंस होती हैं जिसमें मेथेनोजेंस बैक्टीरिया जो है वो मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और मीथेन एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है और एग्रीकल्चर से ये एमिशन काफी हाई होता है। क्या है, विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड, तो दैट इज मीथेन। अब क्या है, आप ऐसे कर लो कि पैडी फील्ड से मीथेन गैस रिलीज होता है, फर्टिलाइजर्स से आप ऐसा कर लो कि नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में लिख लो, फिर लाइव स्टॉक में से मीथेन उनके एंट्रिक फर्मेंटेशन में प्रोड्यूस होता है। तो ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर दोनों से रिलेटेड है, तो ये रिवीजन आपका दोनों का हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है if same fraction of both prey and predator is removed, who recovers faster? तो इसका क्या होगा आंसर, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रे। प्रे स्पीशीज यूजुअली रिप्रोड्यूस फास्ट एंड उनका पॉपुलेशन साइज बड़ा होता है, इसीलिए अगर दोनों रिड्यूस हो जाए तो प्रे जल्दी रिकवर करता है, प्रीडेटर्स स्लो होते हैं। आप क्या करो, प्रे प्रीडेटर साइकिल का एक ग्राफ बना लो और एक्सप्लेन करो कि क्या होता है जब प्रे इंक्रीज या डिक्रीज होता है। इस टॉपिक से इकोलॉजिकल बैलेंस एंड फूड चेन के क्वेश्चंस निकलते हैं। नाउ मूविंग टू द next question, when pollen is transferred to stigma of another flower of the same plant, it is called, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, जिटनोगेमी। इसमें क्या होता है, पॉलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाता है सेम प्लांट के, और जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन जैसा ही होता है। ठीक है, आप पॉलिनेशन टाइप का एक एक कंपैरिजन टेबल बना लो। ऑटोगेमी में क्या होता है, सेम फ्लावर में, जिटनोगेमी में क्या होता है, सेम प्लांट में, जेनोगेमी में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट्स में, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन देखा, सबके बारे में जो भी टर्म्स है ना सब पता होना चाहिए कि इस टर्म का ये मीनिंग है, इस टर्म का ये मीनिंग है। ऐसा नहीं कि बस ये क्वेश्चन याद कर लिया हो गया, ऐसा नहीं करना है। उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है ना उसको रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स मियोसिस अकर्स इन। अब देखो, एंथर जो है ना उसके अंदर पॉलन मदर सेल्स में मियोसिस करते हैं जिससे हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। रूट और स्टेम टिप्स में तो सिर्फ माइटोसिस ही होता है। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस कहाँ कहाँ होता है ये आप देख लो। तो एक लेबल डायग्राम बना लो, स्टामिन शोइंग एंथर एंड पॉलन सैक, और उसमें लिखो मियोसिस पीएमसी इन एंथर, उसके बाद उससे माइक्रोस्पोर बनता है, पॉलिन ग्रेन्स जो है। फिर इस तरह से आप कर लो, बना लो एक फ्लो चार्ट बना लो, आई वुड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बोर तो नहीं हो रहे बच्चों? तो ठीक है, अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो और उसके बाद फिर से हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। ये है, कंपाउंड आईज आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है कंपाउंड आई? तो कंपाउंड आईज, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, आर्थ्रोपॉड्स में। तो कंपाउंड आईज होते हैं आर्थ्रोपोड्स में, जैसे इंसेक्ट्स, प्रॉन्स, क्रैब्स। इनमें होता है मल्टीपल यूनिट्स कॉल्ड ओमेटीडिया। ओमेटीडिया क्या, ओमेटीडिया, जो हर एक इमेज का स्मॉल पार्ट डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल आई ह्यूमंस में होते हैं और कंपाउंड आई जो है इंसेक्ट्स में। अब एक्सप्लेन करो कि कंपाउंड आईज मूवमेंट डिटेक्शन में बेटर होते हैं क्या? ये आपका टास्क है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वो है नर्वस सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स कंसिस्ट ऑफ
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक्सप्लेनेशन इसका ये होगा कि वर्टिब्रेट्स जो है उनमें नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स का बना होता है। सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस में आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें नर्व्स, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें इनवॉलेंट्री कंट्रोल जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन वगैरह ये सब आता है। तो आप क्या करो कि नर्वस सिस्टम क्या क्या हो गया, सीएनएस प्लस पीएनएस प्लस एएनएस हो गया, और सबके एग्जाम्पल साथ में लिख लो कि क्या क्या पार्ट होता है सीएनएस का, पीएनएस का, एएनएस का। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बस 2 ही क्वेश्चन और बचे, थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस इन द बॉडी आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, बीएमआर, मेटाबॉलिज्म। सबको पता होगा शायद, है ना। एनाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म में टूटता है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, ये बिल्डिंग अप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वंस। और कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या है, यस करेक्ट, रेस्पिरेशन। एंड मेटाबॉलिज्म इज टोटल ऑफ बोथ। अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, उसी को मेटाबॉलिज्म हो गया वो। अब एनाबॉलिज्म का एग्जांपल में प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, कैटाबॉलिज्म में रेस्पिरेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म है। तो इस तरह से आपको याद हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन। सो माइट्स बिलोंग टू क्लास एरिकनिडा, इंसेक्टा, क्रस्टेशिया, चिलोपोडा। अब सबके एग्जांपल्स याद है क्या? अगर याद नहीं है तो सबका नाम लिखो और 2-2 एग्जांपल्स याद कर लो। लेकिन माइट्स लाइक स्पाइडर्स और टिक्स जो होते हैं वो एरिकनिडा में आते हैं। उनके पास 8 लेग्स होते हैं और कोई एंटीनी नहीं होता है। इंसेक्ट्स के पास सिर्फ 6 लेग्स होते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। ये याद रखना डिफरेंस। अब इंसेक्टा, अब ऐसे लिख लो, इंसेक्टा एंट बी 6 लेग्स, एरिकनिडा स्पाइडर माइट 8 लेग्स, क्रस्टेशिया क्रैब प्रॉन्स एक्वाटिक। देखो अब जो है मैं यही बताऊंगी कि आपको अगर तैयारी करनी है इस एग्जाम की, आईसीएफआर एग्जाम की, या आपको फिर किसी और एग्जाम की भी तैयारी करनी है, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंटरैक्ट करो, कि जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करो, तभी उसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 विच इज सिस्टोल रेफर्स टू। तो और देखो इसमें 4 ऑप्शन है, रिलैक्सेशन फेज, कॉन्ट्रैक्शन फेज, बोथ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो होगा कॉन्ट्रैक्शन फेज, यानी कि संकुचन चरण। और ये जो है वो क्या रेफर करता है, कार्डियक साइकिल का जो ये वो फेज है जिसमें हार्ट मसल जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू पंप ब्लड इनटू द आर्टरीज, और इसका ऑपोजिट डायस्टोल होता है जो रिलैक्सेशन फेज होता है। तो ये दोनों टर्म्स आप याद कर लो, हो सकता है इस बार डायस्टोल के बारे में पूछते। देन एक क्वेश्चन है कि फिल्टर चैम्बर्स ऑफ होमोप्टेरन हेल्प्स इन रैपिड रिमूवल ऑफ सॉल्ट, एक्सक्रीटरी मटेरियल, वाटर, नाइट्रोजन। इसका आंसर होगा वाटर, यानी कि पानी। तो जैसे होमोप्टेरन इंसेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि एफिड्स हो गए, लीफ हॉपर्स हो गए, तो उनका वो क्या करते हैं, वो फ्लोएम सैप पे फीड करते हैं। और फ्लोएम सैप में क्या है ना, पानी बहुत होता है लेकिन न्यूट्रिएंट में वो पुअर होता है। सो अब क्या होता है, ये चूंकि उस पे फीड करते हैं तो इनके ऊपर ना एक वाटर ओवरलोड हो जाता है, और इसी वाटर ओवरलोड को कम करने के लिए इनके पास एक फिल्टर चैम्बर होता है। वो क्या करता है कि वो क्विक रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर में हेल्प करता है और उससे न्यूट्रिएंट का बेटर एब्जॉर्प्शन होता है। फिर 83 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन। तो देखो इसका जो आंसर होगा ना वो ए और सी दोनों है, प्रोट्यूरा और कोलम्बोला दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट आंसर कोलम्बोला है। याद कर लो कि इसमें जो है ना वो एब्सेंट होता है, बाकी सब इंसेक्ट्स में होता है लेकिन इसमें कोलम्बोला में एब्सेंट होता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कंट्रोल हार्ट। तो इसमें सल्फर, सोडियम, आयरन और पोटेशियम दिया है, तो इसमें पोटेशियम है क्योंकि इट इज द की मिनरल दैट हेल्प्स रेगुलेट हार्ट रिदम एंड कॉन्ट्रैक्शन। Along with sodium and calcium, it maintains the electrical activity of the heart. ठीक है ना, अगर imbalance हो जाएगा पोटेशियम का तो इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगा।
उसके बाद है क्वेश्चन की मोस्ट नेमाटोड्स आर डायमॉर्फिक एंड डैश, मोनोसियस, मेल, डायोशियस और फीमेल। तो इसका ऑप्शन है बी, क्योंकि जो निमेटोड्स हैं जो होते हैं वो सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं, और जो मतलब कि उसमें जो मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं दे लुक डिफरेंट, एंड मोस्ट स्पीशीज आर डायोशियस, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट, एंड अ फ्यू एक्सेप्शन एग्जिस्ट वेयर सम निमेटोड्स में भी पार्थेनोजेनेटिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज मोनोपोली इन विच सिल्क। तो देखो इसमें है मूंगा, टसर, सेरी एंड मलबेरी। तो इसका आंसर होगा मूंगा सिल्क, विच इज गोल्डन येलो इन कलर। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है इंडिया में? आसाम में होता है। और जैसे कि बाकी सिल्क है, टसर, मलबेरी एंड एरी जो है, ये इंडिया में तो प्रोड्यूस होते हैं बट दे आर नॉट एक्सक्लूसिव टू इंडिया। ठीक है। उसके बाद इस पे इसको जरा देख लेना, इसका आंसर कर्नाटका है। आप अगर चाहो तो एक बार चेक कर लेना, बिहार और कर्नाटका में से कर्नाटका होना चाहिए, बट यू कैन जस्ट चेक समवेयर, आई वुड सजेस्ट, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक कर्नाटका वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देन रेड डेटा बुक डील्स विथ, अब देखो रेड डेटा बुक क्या है? ये क्या है कि ये लिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर एंडेंजर्ड और नियर एक्सटिंक्शन है। वैसे वैसे जो दुर्लभ और लुप्त प्राय पौधे होते हैं ना, वो रेड रेड डेटा बुक में इस इन ऑप्शंस में से वो उसमें होंगे, मतलब प्लांट्स ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, दुर्लभ और लुप्त प्राय पौधे। तो ये इसका आंसर होगा। Now, Indian Council of Forestry Research and Education was declared as autonomous council under Ministry of Environment and Forest on। देखो आप ICFRE का एग्जाम दे रहे हो, आप इसी के किसी न किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो है ना, ये 1 जून 1991 जो है, वो उस डेट को क्या हुआ था, इसको डिक्लेयर किया गया था ऑटोनोमस काउंसिल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। Who regulates the market in agriculture products in India? तो जो है इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट enacted by states। ठीक है। द APMC एक्ट मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो कंट्रोल करता है कि हाउ फार्म प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट, मंडीज जो होते हैं वहां पे कैसे सोल्ड किया जाए, उसको डिसाइड कौन करता है? APMC एक्ट के तहत ये होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। The question number 91, the germplasm theory was proposed by। तो इसका 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, और इसका जो आंसर है वो है विजमान। तो मैं बस आपको आंसर नहीं बताने वाली हूँ यहाँ पे, मैं चाहती हूँ कि इसके ऑप्शन के साथ साथ आपको कुछ फैक्ट्स बता दिए जाए, ताकि एग्जाम में अगर आप भूल भी जाओ ना, तो आपको याद आ जाए कि मैम ने ये बताया था। तो ठीक है, तो जर्म प्लाज्म थ्योरी को प्रपोज किया था ऑगस्ट विजमान ने 1892 में। और ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि ओनली जर्म सेल्स कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब क्या है कि बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि जर्म सेल्स जो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, जैसे कि स्पर्म एंड एग। और बॉडी ऑफ जो अदर जर्म सेल्स के अलावा जो अदर बॉडी सेल्स हैं वो है सोमैटिक सेल्स। तो इनका ये कहना था कि ओनली जर्म सेल्स कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब इसको इन्होंने प्रूव कैसे किया, ये देख लो। तो उन्होंने क्या किया कि माइस को लिया और उसके टेल्स को कट किया सेवरल जनरेशंस तक, लेकिन हर बार जो है ना ऑफस्प्रिंग्स जो होता था उसमें वो टेल्स होते थे। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड। क्या होता है? ओनली जर्म सेल कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसको अच्छे से याद कर लो।
Next question is question number 92, which says, in which of the following substages of meiosis 1 chromatin exchange between non-sister chromatids is completed? इसका आंसर होगा पैकीटीन। लेकिन बस पैकीटीन ही याद नहीं करना है, अब देखो क्या क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप इससे भी रिवाइज कर सकते हो। क्या है ये? लेजी जेब्रास पेंट डस्टी डोर्स। अब एल से लेप्टोटीन, जेड से जाइगोटीन, पी से पैकीटीन, डी से डिप्लोटीन और डी से डाइकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसिंग, क्रोमोसोम का क्या है? कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। जाइगोटीन में क्या स्पेसिफिक होता है? इसमें साइनेप्सिस होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस। और पैकीटीन में क्या होता है? इसमें क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अकर वाया कायस्माटा। ये अच्छे से याद कर लो, इसका आंसर भी यही है। एंड डिप्लोटीन क्या है? कायस्माटा बिकम विजिबल, होमोलॉग्स स्टार्ट टू सेपरेट। ठीक है। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है? इसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी डिसअपियर हो जाता है। तो जितने भी स्टेज है ना, उसका नाम याद कर लो मियोसिस 1 में। और उसके बाद जो है उसमें क्या ऐसा स्पेसिफिक इवेंट होता है वो भी याद कर लो। चाहे तो आप इसे एक इमेज से भी अच्छे से समझ सकते हो। Now next question is triploid endosperm is present in। आप सबको पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म क्या है ना, आई होप पता भी होगा। तो क्या होता है कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है? उनका जो वन स्पर्म है वो फर्टिलाइज करता है एग को। तो क्या बन जाता है? जाइगोट, n+n 2n जाइगोट बन जाता है। और जो दूसरा स्पर्म है ना, वो फ्यूजेस विथ टू पोलर न्यूक्लियाई। अब दो, इसका n और इसका 2n मिलके क्या हो जाता है? 3n एंडोस्पर्म बन जाता है। एंडोस्पर्म जो होता है ना वो 3n होता है, याद कर लो। तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म किस में होता है? एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है। और इसका काम क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो दिस ट्रिप्लॉइड टिश्यू दैट इज एंडोस्पर्म नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। जबकि अगर आप देख लो तो जिम्नोस्पर्म्स जो है उसमें एंडोस्पर्म हेप्लॉइड होता है, और टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स में नो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ओनली इन एंजियोस्पर्म जो है, इसका ये यूनिक चीज है कि इसमें ट्रिप्लॉइड नरिशिंग टिश्यू दैट इज एंडोस्पर्म होता है, 3n। Question number 94. The shifting or zoom cultivation is practiced mainly in which part of India? तो इसका क्या है आंसर? इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये क्या है? एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है जो ट्रिबल ग्रुप्स जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें क्या होता है कि दे क्लियर अ पीस ऑफ लैंड, और उसके बाद कल्टिवेटिंग इट फॉर फ्यू इयर्स एंड देन अबंडनिंग इट फॉर ए न्यू एरिया व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस। तो इस टाइप के कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। और जूम कल्टीवेशन। 95. The World Agroforestry Center is located at Jhansi, Nairobi, Beijing, Tokyo। तो द वर्ल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सेंटर जो है वो दैट इज उसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज इन नैरोबी, केनिया। सो द आंसर इज बी, नैरोबी, केनिया। And it is one of the CGIAR research center and plays a very important role in promoting sustainable land use practices। कैसे करता है? By integrating trees, crops, livestock on farms and across landscapes। तो जितने भी CGIAR सेंटर्स हैं ना, उसके लोकेशंस हैं, वो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप उसकी भी एक लिस्ट बना लो। ये तो मैंने बता दिया, बाकी आप और भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 96।
प्राइमरी रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर आर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या जरूरत है, क्या किस चीज की जरूरत है? तो प्राइमरी रिसोर्सेज का मतलब होता है सबसे बेसिक और सबसे इसेंशियल चीजें जो फार्मिंग के लिए चाहिए होती हैं। बिना इनके कभी भी फार्मिंग, खेती पॉसिबल ही नहीं है। तो नेचुरल है, आप सब कुछ पढ़ो। तो क्या है? लैंड, एयर एंड वाटर। ठीक है, लैंड, एयर एंड वाटर। तो ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नेचुरली अवेलेबल बेसिक इनपुट है, तो इसीलिए इनको हम प्राइमरी रिसोर्सेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस इज कॉल्ड। अब ह्यूमस बन रहा है तो नाम से ही है, ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस से क्या होता है, डेड प्लांट या एनिमल मैटर जो है वो स्टेबल डार्क सब्सटेंस दैट इज ह्यूमस में कन्वर्ट होता है। इस और ह्यूमस क्यों यूजफुल है? इट इम्प्रूव्स सॉइल स्ट्रक्चर, फर्टिलिटी एंड वाटर रिटेंशन। सो आप नाम से भी आपको पता चल जाएगा और ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पता होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस स्यूडो डोमिनेंस? तो बोल रहा है कि इसमें इन्वर्जन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, ये जेनेटिक्स का पार्ट है, ये बॉटनी में भी आता है, ये एग्रीकल्चर वालों के लिए भी आता है। तो बहुत सारे जो कुछ लोगों को ये रहता है कि अब किस, मैं बॉटनी पढ़ रहा हूँ, पता नहीं एग्रीकल्चर से क्या आएगा। तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो सिलेबस है ना वो बहुत ज्यादा ओवरलैप होता है। जेनेटिक्स आप एग्रीकल्चर में भी पढ़ोगे, जेनेटिक्स आप बॉटनी वाले भी पढ़ेंगे। मैंने अपना बीएससी जो ग्रेजुएशन है वो मैंने किया था एग्रीकल्चरल साइंसेज में, और उसके बाद फिर मैं बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब मैंने एमएससी और फिर फर्दर मैंने पीएचडी कंटिन्यू किया। एंड मैंने ये नोटिस किया कि सिलेबस बहुत सारा ओवरलैप होता है, इसीलिए डरने की बात नहीं है। आप स्ट्रेटेजी बना के जो चीजें कॉमन है उसको एक साथ पढ़ लो, और जो एक्स्ट्रा है उसके लिए अलग से टाइम निकाल के पढ़ लो। हाँ, तो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस स्यूडो डोमिनेंस, और इसका आंसर होगा डिलीशन। क्योंकि डिलीशन में क्या होता है ना, ये डोमिनेंट एलीली को जो है वो हटा देता है, डिलीशन में वो रिमूव हो जाता है। अब क्या होता है, जो रिसेसिव एलील होता है या एलीली होता है, जो भी बोलो, नाउ गेट्स एक्सप्रेस्ड, सो नो डोमिनेंट टू मास्क इट। अब रिसेसिव को मास्क करने के लिए कोई डोमिनेंट नहीं है, तो इट लुक्स लाइक डोमिनेंस बट इट इज नॉट, हेंस इट इज कॉल्ड स्यूडो। स्यूडो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्यूडो वर्ड का मीनिंग ही होता है फॉल्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्यूडो डोमिनेंस जो है वो किस वजह से होता है, डिलीशन ऑफ डोमिनेंट एलील। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 99 क्या है। क्वेश्चन नंबर 99 है, द पीरियड आफ्टर पार्चुरेशन इन विच एनिमल प्रोड्यूसेस मिल्क इज कॉल्ड। मतलब बच्चे को जन्म देने, ऑस्प्रिंग को जन्म देने के बाद जो है, इन विच एनिमल प्रोड्यूसेस मिल्क इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? मिल्क दे रहा है तो क्या बोलेंगे? इसको लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। जो है इस पीरियड में वो मिल्क देते हैं जो एनिमल्स हैं। तो अब क्या है, इसको आप याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नियोनेट न्यूट्रिशन के लिए। मिल्क में जो लैक्टोज होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मिल्क शुगर उसको बोलते हैं बच्चों के लिए। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ये सारी चीजें हैं। आप एक इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप उसको पढ़ लो। एंड नाउ द फाइनल क्वेश्चन, Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil was related to land survey, soil fertility, conservation of genetic resources of animals and plants and water conservation. तो अर्थ समिट जो है ना, उसका जो ब्राजील में जो हुआ था, इट वाज अ हिस्टोरिक ग्लोबल इवेंट। इसमें क्या हुआ था कि वर्ल्ड लीडर जो है ना, वो सारे जितने भी कंट्रीज हैं वो पास में आए थे, साथ में आए थे इसमें, टू डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसका इसका जो है आंसर होगा आपका सी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एंड मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप अपना बेस्ट से बेस्ट, अभी जो प्रिपरेशन का टाइम बचा है उसमें अपना बेस्ट दो। ये मत सोचो कि एग्जाम में क्या आएगा, मुझे वो क्वेश्चन आता होगा या नहीं, या क्या होगा।
तो देखो, अब जैसे किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैम हम लोग तो अभी 2021 का ही पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इससे अलग होगा पेपर। एब्सोल्युटली करेक्ट। पेपर जो है वो 2021 के हिसाब से नहीं होगा। सबसे जो मुझे अच्छी नहीं लगी चीज इसमें, लाइक जो आईसीएफआरई जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाता है, तो वो केवल एचएफआरआई का ही अवेलेबल है और आईएफजीटीवी का ही पेपर्स अवेलेबल है। लेकिन बाकी जैसे टीएफआरआई वगैरह का पेपर जो है, हो सकता है जिसने पहले एग्जाम दिया हो उसके पास हो, बट इंटरनेट पे भी वो फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए, जो नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक बहुत क्या बोलूँ, ये एक उनके लिए एक प्रॉब्लम है कि उनके पास क्वेश्चंस नहीं है। तो अब जो ये कंडीशन है, तो उसमें हमारा रोड मैप क्या होगा सक्सेस का, तो उसके लिए हमें क्या हेल्प करेगा, तो जो सिलेबस है प्लस जो क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। तो जैसे 2021 का पेपर है जिसका पैटर्न टीएफआरआई से मिलता है, कि उसमें भी एग्रीकल्चर से 10 क्वेश्चन आएंगे, फॉरेस्ट्री से 10 क्वेश्चन आएंगे, बॉटनी से 10 क्वेश्चन आएंगे और जूलॉजी से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये पैटर्न सिमिलर है। बट हाँ, ये वैलिड पॉइंट उस स्टूडेंट ने उठाया है कि क्या वो वैसा ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सही बात है, वैसा बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि देखो 2021 से अब ये 2025 है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन तो वो तो इंक्रीज होगा ही। लेकिन हाँ, एक आइडिया हमें मिल जाएगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उससे थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, थोड़ा मतलब उसके सिमिलर भी हो सकता है। तो आप एक उसको लाइक अपना एक टूल मान के चलो प्रिपरेशन में, क्योंकि सिलेबस तो आपके पास है ही, कुछ क्वेश्चन तो आप एचएफआरआई का देख लो। इसके अलावा मैंने जो रीसेंट पेपर है आईएफजीटीवी का, तो उसमें जिसमें कि लेकिन फोकस किया गया है कि केवल एक सब्जेक्ट पे, जैसे एग्रीकल्चर पे या फिर फॉरेस्ट्री पे, या मतलब जिसमें 40 क्वेश्चंस केवल एक रेलेवेंट सब्जेक्ट से ही आया है। तो उसका लेवल मैंने देखा है कि उसका लेवल जो है वो एचएफआरआई के लेवल से थोड़ा हायर लेवल का है, थोड़ा ज्यादा है, उसका लेवल थोड़ा डीप है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि उन क्वेश्चंस को भी देख के जाओ, हो सकता है उसमें से ही आपको कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए। तो ये जो लाइक मैंने हेल्प करने की कोशिश की है, बट मैं ये गारंटी नहीं दे रही कि मैं जो बता रही हूँ वही क्वेश्चन आएगा और मैं बेस्ट करवा रही हूँ। बस मेरा ये था कि जो स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हो रहे हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने क्या किया, दो ये मेरा एरिया नहीं है, मेरा जो है, आई एम मोर लाइक मैं ज्यादा रिसर्च में हूँ, और मैंने CSIR DBT गेट ये सब क्वालिफाई किया है एग्जाम। बट जब मैंने इस आप लोगों के लिए मैंने इस एग्जाम को पूरा जो है वो स्टडी किया कि क्या है, और कहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा, कि कैसे मैं कुछ सैम्पल पेपर बना के दे दूं और बच्चों को, ताकि उनको हेल्प मिल जाए। तो ये मेरी एक कोशिश है कि आपका जो प्रिपरेशन है उसको मैं एक बूस्ट दे सकूं। लेकिन आप जितना ज्यादा पढ़ो, जितना सिलेबस कवर करोगे, जिसने जितनी मेहनत की होगी, उसको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप इस बात के साथ ही आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर्स है, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। उसके साथ में जैसे क्वेश्चन को जब मैं बता रही होंगी, तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।